हेलो एवरीवन। नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनके बारे में आपको कैसे सोचना है, कैसे इन्हें एनालाइज कर सकते हैं, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली एग्जाम्पल के तौर पे मैं प्रीलिम्स 2020 का जो आई डोंट थिंक कौन सा आई रिमेंबर कौन सा सेट है, बट यूपीएससी की वेबसाइट से जब आप क्वेश्चन पेपर निकालते हो तो उस क्वेश्चन पेपर के पहले 10 सवाल हम उठा के आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है एंड आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूं कि भैया किस तरीके से इन्हें एनालाइज किया जा सकता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में या ट्विटर या इंस्टाग्राम पे ये बताइए एंड डेफिनेटली इसे हम और लेके आगे चल सकते हैं। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। जो लोग मुझसे नहीं मिल रहे हैं या पहली बार मिल रहे हैं वो यहाँ देख सकते हैं। क्लैरिफिकेशन के लिए, आई एम नॉट इन एनी सर्विस एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये रियलाइज़ करना है कि भाई पीवाईक्यू आपको क्यों सॉल्व करने पड़ चाहिए, कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों ज़रूरी हैं। एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि भाई आप कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो तो मतलब आपको कभी ये डाउट हो सकता है एक पॉइंट के बाद कि क्या ये टेस्ट मेकर को पता है कि भैया क्या स्टैंडर्ड होता है यूपीएससी का। इज़ द क्वेश्चन गुड, इज़ द क्वेश्चन बैड। मतलब ये जब नंबर कम आ रहे होते हैं तो ऐसे काफ़ी सवाल उठते हैं। बट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पता है कि भाई दिस इज़ द स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि ये यूपीएससी ने ही सवाल पूछे हैं एंड इस पे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पेपर के अंदर बैठ के आप यूपीएससी से सवाल नहीं कर सकते कि आपने ये सवाल कैसे दे दिया। आपको सवाल आ गया है, आप प्रीलिम्स में बैठे हो, आपको ये सॉल्व करना है एंड दैट्स इट। दूसरी चीज़, पीवाई क्यू सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इस स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, उतना आपके लिए ये आसान हो जाएगा। एंड फाइनली एग्ज़ाम माइंडसेट में आने के लिए कि भाई जब आपको पता है कि ये जो सवाल आप सॉल्व कर रहे हो दीज आर गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड माने कि भाई ऐसे ही सवाल आएंगे। एंड गोल्ड स्टैंडर्ड के अलावा आप प्रैक्टिस बढ़िया कर रहे हो तो एक आखिरी चीज़ जो आपकी बन जाती है वो ये है कि भाई एग्ज़ाम माइंडसेट का थोड़ा बहुत आपको पता चलता है कि भाई क्या अगर ऐसा सवाल टाइम कंस्ट्रेंट में प्लस एग्ज़ाम डे के स्ट्रेस में आपको आता तो क्या आप उसे सॉल्व कर पाते। जब आप रेगुलर बेसिस पे पीवाई क्यू से प्रैक्टिस करते हो तो एग्ज़ाम माइंडसेट आपका थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने हाई लेवल हाई स्टैंडर्ड के सवालों को सॉल्व किया है रेगुलरली, यू हैव अटेम्प्टेड देम सक्सेसफुली, आपने उन्हें समझा है। एंड जब आप उसे समझ पाते हो तो यू गेन कॉन्फिडेंस। एंड जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो ऑब्वियसली आपका एग्ज़ाम माइंडसेट इम्प्रूव होता है। सो लेट्स बिगिन। हम 10 सवाल उठाएंगे प्रीलिम्स 2020 से, प्रीलिम्स 2020 सीएसई का। एंड इनको हम देखेंगे कि भाई इसे कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ये सवाल कहाँ से था, स्टैटिक से था या करंट अफेयर्स से था, एंड किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो पहला सवाल कि भाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब एक तो बड़ी चीज़ है कि भाई इन्होंने ये पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, तो यहाँ पे आपको जो ये वर्ड दिया है इस पे भी आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछी हैं आपसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हैं। क्योंकि जो जल्दी में हड़बड़ी में सवाल करते हैं तो वो कभी कभार उल्टा पढ़ लेते हैं कि भाई यहाँ इनकरेक्ट लिखा था, आपने बस यहाँ तक पढ़ा और करेक्ट स्टेटमेंट नीचे मार्क कर दी। तो अवॉइड बीइंग इन अ रश, कि मतलब भागो मत, सवाल को आराम से पढ़ो, आपके पास टाइम है। प्रीलिम्स में एटलीस्ट इतना आपके पास टाइम होता है कि आप आराम से सवाल पढ़ के उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 months। तो यहाँ पे इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगर कोई टाइमलाइन दिया है तो यहाँ पे कभी कभार गेम होता है कि भैया 3 महीने शायद ना हो, ये मे बी शायद 6 months हो, 6 months हो या 1 year हो। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। सेकंड, स्टेट के नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉरपोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। तो ये हमें पता है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है हमारी, एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉरपोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ डेटा, ये सही लग रही है। क्यों? क्योंकि आधार पे प्रिवेसी पे काफ़ी डिबेट्स चले थे एंड डायरेक्ट शेयरिंग आधार डेटा की
काफ़ी एक क्या बोलते हैं कोर इशू है विच डील्स विद द राइट टू प्रिवेसी। एंड राइट टू प्रिवेसी जैसा कि हम जानते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बोला है इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए उल्लंघन करने के लिए शायद ये ना हो, राइट। फाइनली आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपको इस शब्द पे ध्यान देना है, मैंडेटरी। जब भी ऐसे शब्द होते हैं कि मैंडेटरी है या ऑल है या ओनली है, तो इन शब्दों पे आपको खास ध्यान देना चाहिए। एंड फाइनली अगेन आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इस सवाल के बारे में जब हम सोचेंगे तो हमें बहुत सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे देखनी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो ये स्टेटमेंट 3 महीने की है, क्या है नहीं है। अब पहले देखते हैं हम कि क्या हम इसे एलिमिनेशन से इस सवाल को कर सकते हैं। तो एक बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट जो मुझे लग रही है कि सही होनी चाहिए वो है ये कि भैया स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। व्हाई? बिकॉज आधार डेटा इज पर्सनल एंड पर्सनल डेटा जो है आपका वो आपका प्रिवेसी के अंडर प्रोटेक्टेड है। तो इफ द स्टेट इज कलेक्टिंग इट दे कैन नॉट शेयर इट विदाउट योर कंसेंट। अब ये कंसेंट वाले जो नॉर्म्स हैं ये अभी लागू नहीं हुए हैं, बट इस पर काफ़ी डिबेट चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भाई इस तरफ जाना थोड़ा अभी के लिए मुश्किल होगा। तो ये स्टेटमेंट मुझे सही लग रही है। बाकी स्टेटमेंट्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो अगर ये सही लग रही है तो भाई ये वाला ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो जाता है, ये वाला ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो जाता है। सिर्फ ये 2 ऑप्शन बचते हैं 2 and 4 एंड 1 2 3। नाउ एक यहाँ पे ये चीज़ है कि भाई आधार इज़ मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे थे या आपने करंट अफेयर्स फॉलो किए हैं तो मतलब काफ़ी 2020 में इसके बारे में कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि किस किस चीज़ के लिए आधार मैंडेटरी हो सकता है। तो जितना पता चला था वो ये था कि भाई बैंक अकाउंट के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है, आधार मैंडेटरी नहीं है, बट बैंक अकाउंट के लिए पैन मैंडेटरी है एंड पैन को आधार से लिंक कराना मैंडेटरी है। तो इस टाइप की काफ़ी इन्फॉर्मेशन आई थी। उसमें एक ये भी इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई इंश्योरेंस के लिए आपको आधार नहीं चाहिए। तो स्टेटमेंट 3 जो है आपका गलत हो जाता है, और स्टेटमेंट 3 गलत होते ही आपका सही आंसर हो जाता है 2 and 4 ओनली बी, राइट। तो मुझे सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, मुझे फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट्स के बारे में पता भी नहीं है, तो भी मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट मीन्स कि आपको MCQ सॉल्व करने के ट्रिक्स आने चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब जैसे कि मैंने बोला, अब ये अब अगर एक्चुअली जाके चेक करो, सो दिस इज 6 months, बट एग्जाम में बैठ के क्या आप 6 months पे श्योर हो पाओगे? अगर आपने पढ़ा है एग्जैक्टली तो हाँ मे बी शायद, बट मैंने नहीं पढ़ा था एग्जाम के टाइम पे, मुझे नहीं आइडिया था कि भैया 6 months है, मैं अज्यूम करके चल रहा था कि मे बी शायद 1 month हो, तो डाउट था बट आई वॉज नॉट श्योर। बट स्टिल एज आई हैव शोन कि इन 2 स्टेटमेंट्स से सिर्फ और सिर्फ आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो काफ़ी आसानी की तरह, काफ़ी ईजीली, राइट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद लोकसभा है। दिस इज़ अ वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। जैसे आधार का पिछला क्वेश्चन जो आया था वो करंट अफेयर्स बेस्ड था कम्प्लीटली, दिस इज़ कम्प्लीटली स्टैटिक। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है, अगर आपने पॉलिटी में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा है, आपने पार्लियामेंट में राज्यसभा के बारे में पढ़ा है, तो आपसे ये सवाल बिल्कुल और बिल्कुल बनना चाहिए। इसमें कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भाई राज्यसभा रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट में इक्वल पावर नहीं होती है, पैसे के मामले में इक्वल पावर नहीं होती है। 2 ऑप्शन रह गए इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो इसमें राज्यसभा हैज़ मोर पावर। तो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज बी, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, मस्ट पास देम सेपरेटली। और अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे थे इसमें भी, तो देखो अब जैसे ये स्टैटिक का सवाल है कायदे से, बट न्यूज़ में भी ये रहेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिसेंटली काफ़ी सारे हुए हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे EWS का रिजर्वेशन के लिए अमेंडमेंट हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट बना था। तो दीज आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं न्यूज़ में आया होगा
कि भाई लोकसभा में पास हो गया, फिर राज्यसभा में पास हो गया, तो अलग अलग ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़ में ध्यान देनी है। सो अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्टैटिक से अगर आपने पॉलिटी करी हुई है तो आपका ये सवाल बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज़ करंट। करंट क्यों? क्योंकि जब 2020 में कोरोना के लॉकडाउन हो रहे थे, अराउंड दिस टाइम इन मार्च, आई थिंक एक हफ्ता पहले हमने एनिवर्सरी मनाई है पिछले साल के लॉकडाउन की। एंड तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि भाई एमपी लैड स्कीम जो है, एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम जो है, इस स्कीम को सस्पेंड कर दिया गया था कि भाई इसके तहत आपको फंड्स नहीं मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ी न्यूज़ थी उस टाइम पे, एंड इस न्यूज़ से सीधा सीधा आपका सवाल बन गया। तो अब सवाल को देखते हैं। एमपी लैड स्कीम के बारे में विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अगेन करेक्ट या इनकरेक्ट क्या पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, राइट। तो देखते हैं कि भाई क्या स्टेटमेंट्स है। एमपी लैड्स फंड्स मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा। साउंड्स ओके। Specific portion of each MP's fund must benefit SC/ST population. Again, sounds okay. MP large funds are sanctioned yearly on the basis and unused funds cannot be carried over to the next year. अब ये cannot वाली absolute statement है, तो absolute statements को हमेशा डाउट करें। अब एक और चीज़ है कि भाई आपको रोल ओवर फंड्स के बारे में अगर पता है कि भाई क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली दैट विल हेल्प you in solving this question. Last देखें तो district authority must inspect at least 10% of all works under implementation each year. तो ये बहुत ही एक स्पेसिफिक सा हो गया है, एंड इस स्टेटमेंट के बारे में लेट्स से आई हैव नो इन्फॉर्मेशन कि मतलब ये 10% है या 15% है, तो इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या मैं बिना इस स्टेटमेंट के इस बाकी सवाल को सॉल्व कर सकता हूँ? तो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, क्योंकि जब भी सरकार कोई खर्चा करती है तो सरकार हमेशा SC/ST पॉपुलेशन को ध्यान में रखती है कि भाई ये समाज के पिछड़े वर्ग में से हैं, एंड इनके लिए सरकार हमेशा कुछ ना कुछ एफर्ट करना चाहती है। तो दिस साउंड्स करेक्ट। तो 2 अगर सही है तो ये वाला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है, राइट। एमपी लैड फंड मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स, ये भी स्टेटमेंट सही है कि भाई एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट पे जब फोकस कर रहे हो तो स्कीम का पॉइंट ही ये रह जाता है कि यू वांट टू क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू। तो दिस ऑल्सो साउंड्स ओके। फाइनली एमपी लैड सैंक्शनड ऑन द ईयरली बेसिस एंड अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो ये कैन नॉट बी कैरिड वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। अगेन अगर आपने करंट अफेयर्स ढंग से किया होता 2020 में तो ये चीज़ न्यूज़ में थी काफ़ी ज़्यादा कि भाई एमपी लैड्स फंड जो होते हैं वो रोल ओवर फंड्स होते हैं। रोल ओवर फंड का मतलब होता है कि एक साल में अगर आपको 10 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट था, आपने सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ उसमें से खर्च किए हैं, तो जो 4 करोड़ बच गए हैं वो अगले साल के 10 करोड़ में ऐड हो जाएंगे, माने कि अगले साल आपको खर्च करने को दोबारा उनका मौका मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाता है गलत। इस स्टेटमेंट के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। स्टेटमेंट 3 अगर गलत होता है तो बी हमने पहले एलिमिनेट कर दिया था, ये हमने और एलिमिनेट कर दिया, तो आपके पास बच जाते हैं 2 ऑप्शन, 1 and 2 एंड 1, 2 and 4। तो अब आपको लेना पड़ेगा रिस्क। अगर आपको एग्जैक्टली ये पता है या नहीं पता है, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था जब वो एग्ज़ाम देने गए, मुझे भी नहीं पता था, तो देन यू टेक अ रिस्क। अब जाहिर सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को कुछ तो इंस्पेक्ट करने को बोला गया होगा, वो 10% है या नहीं है आप श्योर नहीं हो सकते, तो यू टेक अ रिस्क। 50% चांस है आपका, क्योंकि आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, तो 2 ऑप्शन में से कोई भी आप एक रिस्क लो एंड उसको मार्क करके आगे चलो। ओवर हियर द करेक्ट आंसर इज डी कि 10% जो है सही है। 10% ही डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को एटलीस्ट इंस्पेक्ट करने होते हैं हर साल, एंड जब ये फाइनली हुआ था उस पॉइंट पे, सो मतलब दैट्स व्हेन पीपल रियलाइज्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्टैटिक का सवाल है। अगेन पॉलिटी का, पॉलिटी के जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप रियलाइज करोगे काफ़ी स्टैटिक से सवाल आ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर आपने फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पढ़ा है लक्ष्मीकांत में या डी वासु में या सुभाष कश्यप में कहीं पे भी, तो यू नो कि भैया इसका आंसर है राइट टू इक्वालिटी। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैटिक का सवाल है, बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया, अगेन
स्टैटिक, अगेन पॉलिटी, राइट। एंड बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है ये, इग्नोर प्लीज। सो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑब्वियसली बात है कि भाई काफ़ी जगह मेंशन होगा, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में काफ़ी बात होती है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स अगर आपको पता है, आपने स्टैटिक में पॉलिटी किया है, तो आपको पता है कि भाई इंडिया में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉइंड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। अगर किसी को पता है किस पर्टिकुलर आर्टिकल में, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि भाई द स्टेट शुड एंडेवर टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो आर्टिकल का नंबर क्या है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ मैं चाहूँगा नीचे कमेंट्स में लिख के आप बाकी सबके साथ भी शेयर करें ताकि सबकी नॉलेज बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, along with the budget the finance minister also places other documents before the parliament which includes the macroeconomic framework statement, जिसको आप बोल सकते हो इकोनॉमिक सर्वे। तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो है इज प्रेजेंटेड बिकॉज इस इज मैंडेटेड बाय, तो सवाल ये है कि भाई इकोनॉमिक सर्वे क्यों पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है? तो क्या आपको पता है कि भाई आर्टिकल 112 या 110 में क्या लिखा है? तो अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है तो आर्टिकल 110 आपको पता है कि ये मनी बिल से डील करता है। तो ये वाला जो सवाल है ये आपका दो चीज़ों से रिलेटेड है, एक तो ऑब्वियसली स्टैटिक पॉलिटी प्लस करंट अफेयर्स। क्यों? क्योंकि 2020 में अगेन कोरोना वायरस लॉकडाउन्स के चलते काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ था FRBM एक्ट का। FRBM एक्ट यहाँ पे मेंशन है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो जब ये एक्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है तो जाहिर सी बात है आपको भी इस पे इम्पोर्टेंस देनी है। आप इस पे इम्पोर्टेंस दोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि इस सवाल का भी बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है प्रोविजंस ऑफ FRBM एक्ट। अगर आपने करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया था 2020 में तो आपसे ये सवाल भी हो जाता। अब बाकी इसमें अगर ऑप्शंस हम देखें, अब जैसे इन क्वेश्चंस में जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं है चूज करने के लिए, तो वहाँ पे एलिमिनेशन काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई इट इज़ अ स्ट्रेट आंसर, 25% आपकी प्रोबेबिलिटी है क्योंकि एलिमिनेट आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। बट अगेन अगर आपको आर्टिकल 110 के बारे में कुछ पता है तो मे बी शायद आप ये स्टेटमेंट एलिमिनेट कर पाओ, क्योंकि आर्टिकल 110 में 6 से 7 8 कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि भाई मनी बिल किसको बोलते हैं, और उनमें से ये फिजिकल मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट के बारे में कोई नहीं है। तो ये वाला आपने लेट्स से कर दिया इग्नोर। तो A, C और D में अब आर्टिकल 113, अगर आपने 110 पढ़ा है, 112 देखा है तो 113 भी उसके आसपास ही है। डू यू नो व्हाट आर्टिकल 113 इज़ फॉर? इफ़ सो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। तो ये सारी चीज़ों से आप एलिमिनेट थोड़ा बहुत कुछ कर सकते थे, बट आपने करंट अफेयर्स किया था तो ये वाली चीज़ आपको काफ़ी आसानी से यहाँ पे पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगेन स्टैटिक पॉलिटी। तो जिन लोगों को ये वाला सेट मिला था फॉर प्रीलिम्स, उनका ऑब्वियसली पहले 10 सवाल जो बहुत ही, अगर ऑब्वियसली बात है उन्होंने तैयारी करी थी तो बहुत ही आसानी से निकल गए, क्योंकि स्टैटिक के सवाल जो पॉलिटी के सवाल बनते हैं उनमें आपका 80 to 90% एक्यूरेसी हमेशा रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं उसमें अगर आप 70% एक्यूरेसी से भी काम कर रहे हो तो भी चलेगा, बट पॉलिटी में आपको अच्छी एक्यूरेसी रखनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज़ अ गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर से होना ज़रूरी है? नॉट रियली। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर नहीं, ज़रूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज पॉपुलर गवर्नमेंट। क्या पॉपुलर गवर्नमेंट होनी ज़रूरी है? मे बी, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ मल्टी पार्टी गवर्नमेंट। तो अगर आपको पता हो तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, राइट, तो टेक्निकली चाइना इज़ अ वन पार्टी स्टेट। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है विच इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। But the Communist Party of China also has a constitution, right? तो अगर वन पार्टी स्टेट में भी कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होना ज़रूरी है? तो ये भी यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो हमारे पास दो ऑप्शन रह गए हैं,
कि भाई या तो ये पॉपुलर गवर्नमेंट हो सकता है या ये लिमिटेड गवर्नमेंट हो सकता है। अब अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है, अगर आपको पॉलिटी के बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, तो यू विल नो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि देर आर सम रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो, फॉर द स्टेट। जब भी आपके पास रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं तो यू आर लिमिटेड, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपको कानून के तहत चलना पड़ेगा, कानून आपको संविधान में दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट, राइट। तो एक ये और सवाल हो गया, मतलब सिंपल स्टैटिक स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको पॉलिटी की समझ है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन किस हिसाब से काम कर सकता है तो करता है, तो आपको ये सवाल हो जाना चाहिए। नाउ other than fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बेसिकली यूएन चार्टर जिसको बोला जाता है। यूएन जब इस्टेब्लिश हुआ था तो भाई कुछ बेसिक डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स करे गए थे, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के अलावा और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अगेन ये करंट अफेयर्स रिलेटेड सवाल नहीं है, ये स्टैटिक पॉलिटी बेस्ड सवाल है। अगर आपने लक्ष्मीकांत या डीडी बासु या कोई भी स्टैटिक पोर्शन कवर करने के लिए पॉलिटी की किताब करी है तो आपको पता होगा कि भाई प्रीएम्बल में भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीएम्बल का स्टेटमेंट देखो तो इट इज़ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ sovereign socialist secular democratic republic and to assure to all its people freedom, equality, justice, fraternity। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, these are all parts of the universal declaration of human rights। तो प्रीएम्बल में है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आप आओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे बात करी जाती है कि भाई बेसिक राइट्स होने चाहिए हैं, आपका वेलफेयर स्टेट होना चाहिए एंड बेसिक मिनिमम अश्योरेंस होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी हैं। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आप आते हो तो ये भी पार्ट आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुछ इसमें कवर हो जाता है, सारी चीज़ें नहीं बट सम पार्ट्स। तो इस हिसाब से देखो, अगर एलिमिनेशन करने की बात कर रहे थे तो 1 हमें पता है, क्योंकि 1 का अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो 1 डेफिनेटली होना चाहिए। 2 हमें पता है क्योंकि 2 में इतनी वाइड वैरायटी ऑफ चीज़ें आती हैं तो 2 डेफिनेटली होना चाहिए। तो आपके पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं, 1 एंड ए एंड डी। एंड ए एंड डी में यहाँ पे सही आंसर है डी। तो इसीलिए जब भी आप स्टैटिक कर रहे हो, पॉलिटी कर रहे हो, तो प्रीएम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज सेक्शन, या इसको बोलते हैं पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको काफ़ी डिटेल में हमेशा करना चाहिए। तो पार्ट 3 आपका है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 है आपका डीपीएसपी एंड पार्ट 4A है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इन पे हमेशा ध्यान दो। फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इंडियन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो कि कौन सी एक्ट के तहत है? नालसा एक्ट के नालसा के तहत बनी हुई है। तो इसको फ्री लीगल सर्विसेज ये किन किन टाइप के सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि भाई सबको फ्री लीगल सर्विसेज नहीं मिलती, ओनली दोज हु आर नीडी, जिनको ज़रूरत है उन्हें फ्री लीगल सर्विसेज मिलती है। तो इनमें से अब अगेन जब भी ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो एलिमिनेशन बिकम्स अ वेरी पावरफुल टूल। एंड यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल सी स्टेटमेंट मुझे दिख रही है कि भाई ऑल, कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि भाई जब भी ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स होती हैं, ऑल, ओनली, तो इन टाइप को हमेशा डाउट करो। तो बहुत सिंपल सी बात है कि लेट्स से ऑल सीनियर सिटीजन्स। तो अजीम प्रेम जी का नाम अगर आपने सुना है तो अजीम प्रेम जी जो हैं, he is the chairman of Wipro, he is a billionaire, मतलब हजारों करोड़ के नेटवर्थ है इनका। एंड ही इज ऑल्सो 60+। तो 60+ करके मतलब अजीम प्रेम जी एक सीनियर सिटीजन हो गए। क्या आपको लगता है कि भाई अजीम प्रेम जी को फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड होंगी? बड़ा डाउट है, राइट। तो सीनियर सिटीजन्स को
एलिजिबल होंगे ये, बट उसके अलावा क्राइटेरिया होंगे। तो ऑल जब भी आ जाता है तो मैं बोलूँगा कि भाई ये वाला ऑप्शन तो मैं पहले ही एलिमिनेट करके चलूँगा। तो जब 4 एलिमिनेट हो जाता है तो ये 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो जाते हैं। नाउ आई एम ओनली लेफ्ट विद ए एंड सी। तो ए एंड सी में देख लिया जाए, तो ए एंड सी में आपका है कि भाई पर्सन विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख, ट्रांसजेंडर विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, ओबीसी विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 3 lakhs। तो अब इनमें से अगर आपको देखना है या आपको चुनना है किसी में, तो ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट लग रहा है कि भाई ऑब्वियसली बात है, नंबर्स जब मैं ये पेपर में सॉल्व कर रहा था तो नंबर्स मेरे को डाउट था हमेशा कि भाई मतलब क्या ये 1 लाख है, क्या ये 1.5 है, क्या ये 2 हो सकता है, बट कुछ आपको कॉन्फिडेंट गेस लेके चलने पड़ेंगे। तो हम 2 ये ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, बिकॉज हमने एलिमिनेट किया कि ऑल सीनियर सिटीजन तो नहीं होगा। तो जो 1 और ए और सी में रह गया है उसमें मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन लुक्स वेरी लाइकली, कि किसी की अगर 1 लाख रुपए से कम इनकम है तो उसको जाहिर सी बात है कि भाई फ्री लीगल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, कि भैया दे कैन नॉट हायर अ लॉयर। सो डेफिनेट इन लोगों को मिलना चाहिए। और अगर ए 1 सही है तो ए आपका आंसर हो जाता है, विच इज़ ऑल्सो दी करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। काफ़ी लंबा आई थिंक ये वीडियो चल चुका है। सो ये आपको कुछ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स दिए गए हैं एंड उनका आपको सब्जेक्ट दिया गया है, एंड आपको करेक्ट मैच कौन सा हुआ है बताना है कि क्या ये और ये और ये और ये सही मैच हैं, अगर नहीं हैं तो कौन से गलत हैं, राइट। तो दिस इज अगेन करंट अफेयर्स, फुल्ली एंड सोली करंट अफेयर्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ मतलब मेरी शायद एक आध कुछ चीज़ आपको स्टैटिक में आ जाए कि जैसे हेग कन्वेंशन या कुछ ऐसा आप लोग है तो वो मे बी स्टार्टिंग में आ जाए, बट दिस इज़ हैवीली करंट अफेयर्स। तो अगर आपने करंट अफेयर्स ढंग से किया है तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ आपकी रिसेंटली न्यूज़ में रही होंगी जिसकी वजह से ये यहाँ पे आ रही हैं। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखो कि भाई कहाँ आप नाम से गेस लगा सकते हो। तो जैसे मुझे इस पॉइंट पे पता था कि भाई तालानोवा डायलॉग जो है, सो तालानोवा डायलॉग इज़ एक्चुअली रिलेटिंग टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो ये वाली चीज़ लेट्स से मुझे पता है। तो अगर 3 मेरे पास सही ऑप्शन हो जाता है तो ये एलिमिनेट हो गया एंड ये एलिमिनेट हो गया, राइट। तो 1 and 3, 2, 3, 4 अभी भी मतलब 50% ही चांस है मेरा, मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट अब अगर मैं इस पे आऊँ तो हेग कन्वेंशन जो है, हेग कन्वेंशन इज़ ऑल्सो समथिंग जो काफ़ी कॉमनली न्यूज़ में रहा था पिछले साल, एंड दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू बायो एंड केमिकल वेपन्स। तो ये मुझे पता है, मुझे ये नहीं पता कि भैया हेग कन्वेंशन किस चीज़ के बारे में है, मुझे ये पता है कि भाई केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए तो नहीं है। तो अगर 2 मेरा गलत होता है, 3 मेरा सही होता है, तो अगेन मेरा ऑप्शन सही वाला ऑप्शन बन जाता है सी। सो यहाँ पे आपका आंसर बन जाता है सी। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि भाई ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी हमें कि भाई ये नहीं है, मुझे नहीं पता कि भाई सही क्या है। इफ़ यू वांट द इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली हेग कन्वेंशन इज अबाउट चाइल्ड राइट्स, बट ड्यूरिंग द एग्जाम आई डिड नॉट नो दिस। ड्यूरिंग द एग्जाम मुझे लगा कि भाई हेग कन्वेंशन सुना सुना है एंड इसके बारे में अगर होता तो याद रहता, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमेशा न्यूज़ में रहती हैं, ये हमेशा इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो अगर ये इस पे नहीं है तो जाहिर सी बात है ये गलत है। एंड तालानोवा डायलॉग मुझे पता था, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है एंड इसके बारे में बार बार बात होती रहती है। तो 1 and 3 इसके हिसाब से मैं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि भाई 3 सही है एंड 2 गलत है, तो इसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ये आपका ऑप्शन बच जाता है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया कि भाई काफ़ी आज हमने एनालिसिस कर लिया, ऑल्दो पॉलिटी हैवी एनालिसिस था ये। इफ़ यू वांट हम और ऐसी वीडियोस आगे कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली अगर आपको चाहिए कि भाई ऐसी और मैं वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ ट्विटर या इंस्टाग्राम या नीचे कमेंट्स में मुझे इस बारे में बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।